नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर जीतराम जी, कृपया जी अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। आप अनुमति है। आरती लोकेश जी, अनुमति है। ये अनुमति के लिए आपका साहित्य बहुत उत्सव धन्यवाद। है और ये विश्व रंग के अंतर्गत जी आप कर रहे हैं, तो ये साहित्यिक संवर्धन के लिए है, तो मेरी सहर्ष स्वीकृति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो हम प्रारंभ करते हैं माँ शारदा के चरणों में नमन से। तो एक पंक्ति बस मैं कहना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई की निदेशिका डॉक्टर आरती लोकेश का सादर नमस्कार। संक्षेप में बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के संस्थापक व कुलपति महान साहित्यकार श्रीमान संतोष चौबे जी हैं। यह विश्वविद्यालय साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। श्री संतोष चौबे जी के निर्देशन तथा समकालीन महान लेखक श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव 4 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। तो विश्व रंग यूएई की इकाई के मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की भेंट वार्ता जी में धन्यवाद धन्यवाद। आज की भेंट वार्ता में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व से आपकी भेंट कराएंगे जो दिल्ली सरकार में उप सचिव, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान दिल्ली सरकार में निदेशक, दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार में सचिव, हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार में सचिव के पद पर रहने के बाद अब आजकल सचिव गढ़वाली, कुमायूं एवं जॉन सारी अकादमी दिल्ली सरकार के पद पर हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जीतराम भट्ट जी का। नमस्कार सर। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे जो है वो संस्कृत भाषा को लेकर ही है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आजकल जहां लोग शुद्ध हिंदी से, खड़ी बोली से ही कतराने लगे हैं, ऐसे समय में आपने संस्कृत में इतनी शिक्षा दीक्षा ली, तो संस्कृत में विद्या ग्रहण करने का निर्णय आपने कैसे लिया और कहाँ से क्या-क्या शिक्षा ली, कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी धन्यवाद डॉक्टर आरती लोकेश जी, और धन्यवाद करता हूँ श्री संतोष चौबे जी का और श्री लीलाधर मंडोई जी का, और विश्व रंग यूएई का, और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के अंतर्गत इस आयोजन के आयोजकों का। मैं इस पटल पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। संस्कृत की बात है। संस्कृत भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं को अनुप्राणित करने वाली आदि भाषा है, और इसको देव भाषा भी इसीलिए कहा जाता है कि ये इसमें देवतुल्य, अमृत तुल्य जो है, ये अमृतवाणी भी इसको कहते हैं, इसमें वो रसधार है और ये संजीवनी है विश्व संस्कृति के लिए। और वैसे ही हमारा वेद भी कहता है कि जहाँ जो वाग्देवी कहती है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, जो वाग्देवी है वो ये कहती है कि मैं जब चलती हूँ, मैं जब आगे बढ़ती हूँ, तो मैं सारे जीवों को एकत्रित करने में, मैं सामाजिक संगठन करने में मैं समर्थ हूँ। तो ये जो वाणी है, ये जो सरस्वती है, ये जो देववाणी है, संस्कृत भाषा मेरा सौभाग्य है, मेरे इस जीवन का सौभाग्य है। पहले तो मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ है, और उस मनुष्य जन्म में फिर देवभूमि में जन्म मिलना बहुत कठिन है, और वो भी दुर्लभ है, और फिर देवभूमि में रह करके देववाणी के संपर्क में आना, वो और भी मेरे लिए सौभाग्यशाली मैं हूँ। तो ये सब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जन्म में। तो मैं सर्वप्रथम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये आप सबके संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही देववाणी का सानिध्य मिल गया था, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह संस्कृत में ही, जिसको 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 प्राइमरी स्कूल जिसको कहते हैं, वो मैं संस्कृत में ही मैंने पढ़ा है। और फिर मैं जैसे आगे आगे बढ़ा, छठी सातवीं आठवीं में
मुझे जो है वो वेद के जो है वो मंत्र याद होने लग गए थे। मुझे मेरी कक्षा, मेरे गुरु जो है उन्होंने मुझे वेद पढ़ाया और मुझे व्याकरण पढ़ाया। फिर आगे चल करके मैं गुरुकुल में मैं दाखिल हो गया था, गुरुकुल में मेरा प्रवेश हो गया था, ऋषिकेश में मैंने शिक्षा दीक्षा मेरी हुई। और उसके बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में भी मुझे यहाँ पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, अब तो राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है। तो वहाँ मुझे पढ़ने का अवसर मिला और फिर पीएचडी की और फिर डीलिट की और फिर आप जैसे साहित्यकारों और कवियों के साथ सत्संगति करते हुए भाषा को आगे बढ़ाते रहे। तो फिर मुझे हिंदी की सेवा का मौका मिला और अभी भी कर रहा हूँ मैं हिंदी अकेडमी का सचिव होने के नाते। बहुत सारे मंचों पे और अपने भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो संस्कृत का तो मैंने किया ही है। और अभी भी हमारा जो डॉक्टर गोस्वामी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है दिल्ली में, जो दिल्ली के गुरुकुलों के योगक्षेम का वहन करता है, दिल्ली के गुरुकुलों की जो बच्चे हैं जो शिक्षा पाते हैं उनके पाठ्यक्रम और उनकी परीक्षा के संचालन का दायित्व उसके पास है। और उसके अतिरिक्त मेरे पास जो लोक भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकेडमी जो बनी है दिल्ली में, तो जो उत्तराखंड की जो लोक भाषाएं हैं उनके भाषाओं के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए ये दायित्व भी मुझे मिला है। तो मैं समझता हूँ ये भी सरस्वती की कृपा है कि जहाँ मुझे बिल्कुल। सरस्वती ने, माँ सरस्वती ने जहाँ मुझे संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर दिया, वहीं माँ भारती हिंदी की उपासना का अवसर दिया। और वहीं अब मुझे जो लोक भाषाएं हैं, जो लोग लोक संस्कृति, उसके संवर्धन के लिए ये अवसर दिया है। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है आरती जी। ये तो हम सबका भी बहुत सौभाग्य है डॉक्टर जीतराम जी के इतने बड़े विद्वान आज हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं और हमें उनका सानिध्य मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जितना कुछ आपने संस्कृत के संस्थानों के बारे में बताया और जो दिल्ली में विद्यापीठ के बारे में बताया, हम अगर शायद हम आपसे बातचीत नहीं करते तो हमारे दर्शक इस सभी जानकारी से वंचित रह जाते, क्योंकि आज भी सब अभी तो हिंदी से ही कतराने लगे हैं। और हम खुद भी हम तो हिंदी में काम कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसा मानने लगे थे कि संस्कृत तो अब कहीं लेश मात्र ही बची हो तो बची हो। लेकिन आपका इतना वृहद कार्य देखकर संस्कृत में सच सच में जो है अपना मस्तक हम गर्व से ऊंचा कर सकते हैं कि हमारी भाषा, हमारी आदि भाषा, उस पर इतना काम हो रहा है। और संस्कृत तो सभी भाषाओं के, सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, उनकी माँ है। तो अपने मन में हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि उसका अस्तित्व हमेशा बने रहना चाहिए और हम लोगों को आगे सीखना पढ़ना चाहिए। मेरी अपनी भी सीखने की इच्छा है। तो उसके लिए जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, उस भाषा के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसके व्याकरण और उसकी वाक्य संरचना से शुरू करते हैं। आपका जब मैंने परिचय देखा, आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश करी, तो आपका विराट साहित्य है। उसके अभी तो मैं उसके खाली नामों से परिचित हुई हूँ, उनको पढ़ना भी चाहूंगी और उसको पढ़ने योग्य खुद को पहले बनाना भी चाहूंगी। तो आपने जो इतना विराट साहित्य रचा है, यह सब आप कैसे संभव कर पाए? क्या आपकी जो रचना यात्रा रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए सर। जी आरती जी, आप न केवल साहित्यकार को, कवि को या किसी शिक्षित व्यक्ति को, अपितु मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक जो देश का है, उसको साहित्य के संपर्क में रहना चाहिए। और साहित्य जो है हमेशा व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। और आज जो समाज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो इसलिए हैं कि हम लोगों ने साहित्य को अलग समझ लिया और लोक को अलग समझ लिया। यानी जो लौकिक जो समाज है, हम उससे साहित्य को कुछ विशिष्ट मान करके चलते हैं, इसलिए समाज की तमाम समस्याएं। हम ये कहते हैं कि ड्राइंग रूम में, जिसको आजकल ड्राइंग रूम करते हैं, स्वागत कक्ष जो हमारे घर का होता है, जी। हमें उसमें पत्रिका, पुस्तकें और लोकोपयोगी पुस्तकें और बालोपयोगी पुस्तकें अवश्य रखनी चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने मन की कुछ अभिव्यक्ति आप डायरी में लिखें। जी। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो, आपने जैसी कहा भी कि कैसे मैं इस तरफ प्रवृत्त हुआ और कैसे मैं ये सब कर पाया,
तो जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है, हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्या है। हर व्यक्ति की जो समस्या है उसकी अपनी है। हो सकता है कि कोई दूसरा कभी बार उसका समाधान कर देता है, किंतु व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान खुद करना है, अपने अपना सुख खुद ढूंढना है, और अपने दुख को झेलने का जो तरीका है वो खुद तलाश करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो द्वंद्व है, जो मन में उभरते हुए जो ऊहापोह है, जो जी जो तर्क हैं, जो जो शंकाएं हैं, जो हमारी इच्छा, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान 100% बाहर मिलता नहीं है। तो वो भी वो भी हमें खुद तलाशना पड़ता है। और इन सब के बावजूद हम जब समाज में जाते हैं, हम जब किसी कार्यालय में जाते हैं, हम जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और भी समाज में अपने संबंधों में, रिश्तेदारी में जब जाते हैं, तो बहुत सारे द्वंद्व उभर के आते हैं। और उन द्वंद्वों से, उन कष्टों से, उन अनुभूतियों से व्यक्ति एकाकीपन महसूस करता है, क्योंकि उसको उसका समाधान नहीं मिलता है। तो साहित्य उसका समाधान देता है। बिल्कुल। और अगर बशर्ते कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति सिखाई जाए, अभिव्यक्ति की आदत डाली जाए, तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि बचपन से मुझे एक ऐसा परिवेश मिला कि मुझे अपनी जो अनुभूति है, एहसास जिसको कहते हैं, उसको अभिव्यक्ति करने का मुझे मुझे कौशल मुझे मेरे गुरुजनों से, मेरे सहपाठियों से मिला। और मैं बचपन में जब भी कुछ इस तरह की बातें होती थी तो मैं उसको लिखना मैंने अपने गुरुजी से ही सुना था कि जब आप दिन भर से आप जाओ तो घर में अपनी डायरी में कुछ लिख लो, तो उससे आपके मन का बोझ कम हो जाता है। तो ये जो एक एक ये आरती जी, ये मैं कहूँ तो एक ये चिकित्सा भी है। जी ये एक, बिल्कुल। जी, कि आप अगर दिन भर कहीं आप किसी चाहे वो व्यवसायी है, चाहे वो रोजगार में है, और चाहे वो कला के क्षेत्र में, और चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, वो यदि अगर व्यक्ति शाम को अपनी डायरी में एक मेंटेन करे और उसमें अपनी अनुभूतियां लिखना शुरू कर दे, तो एक उसके मन की चिकित्सा हो जाती है। दूसरा क्या है कि धीरे धीरे लिखने का एक स्किल जिसको बोलते हैं, कौशल डेवलप होता है, विकसित होता है। और तीसरा, आपकी अगर रुचि कविता में है तो कविता निकल आती है, कहानी में है तो कहानी निकल आती है। और अगर आप विश्लेषक हैं तो फिल्म के विश्लेषक हो सकते हैं, आप राजनीति के विश्लेषक हो सकते हैं। तो इस तरह से मुझे भी ये अवसर मिला, और मेरा रुझान जो है कविता की तरफ रहा और लेखन की तरफ रहा। तो कभी कुछ कहानियां और कभी कुछ कविताएं बनती गई। तो प्रारंभ में कुछ हिंदी में लिखा, कुछ अपनी जो गढ़वाल की मेरी भाषा थी उसमें लिखा, और फिर संस्कृत में लिखने की प्रवृत्ति हो गई। और फिर लिखते लिखते फिर वो काव्य बन गए, पुस्तकें बन गई, और वो छप भी गई। तो ये सब सरस्वती की कृपा है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। माँ सरस्वती की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। और जितना विराट साहित्य आपने रचा है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप माँ सरस्वती के वरद हस्त हैं। उनका वरद हस्त आपके ऊपर है, इसीलिए यह सब संभव हुआ। और आपने संसार के लिए साहित्यिक को संस्कृत साहित्य से आपने समृद्ध किया। तो जिस तरह से सर मैंने बताया कि जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत को अभी आज के दौर में हम ऐसा हमें लगने लगा था कि संस्कृत तो न बोलने वाले बचे हैं, न पढ़ने वाले बचे हैं, न पढ़ाने वाले बचे हैं। और ऐसे समय में मेरा आपसे परिचय हुआ जहां मुझे मेरी अपनी ही धारणा मुझे गलत समझ में आई और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी सर जो भाषाएं हैं, हमारी आदि भाषाएं हैं और जो देव भाषाएं हैं, वो किस तरह से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और वो अगर लुप्त नहीं भी हो रही हैं तो उनके बारे में ऐसा भ्रम तो है ही, जैसे कि मैं स्वयं को भी कहती हूँ कि मुझे इस तरह लगता था। तो उन भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए या उनके प्रचार प्रसार के लिए या लोगों की उनमें रुचि जागृत करने के लिए हमें और क्या प्रयास करने चाहिए। एक तो ये मैंने अभी जो आपने बात कही वो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आई कि हमें अध्ययन की तरफ जो है प्रवृत्त करना चाहिए अपने घर के बच्चों को, और अपनी एक छोटा सा पुस्तकालय घर में बना के स्वागत कक्ष में रखना चाहिए और अभिव्यक्ति के लिए उन्हें
करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो कुछ ना कुछ लिख सकें, कुछ ना कुछ छोटा सा एक आलेख, एक लघु कथा, एक कविता, कुछ भी रोज तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारे जन समूह में, हमारी साधारण जनता में इनके प्रति, इन भाषाओं के प्रति, इस साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए और सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें सर। जी आरती जी, एक तो ये है कि जो संस्कृत है, जो क्योंकि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की मूल है, और अगर हमें भारतीय भाषाओं को समृद्ध करना है तो हमें संस्कृत को बचाना होगा, संस्कृत को सिखाना होगा लोगों को। संस्कृत की जो शब्दावली है, संस्कृत का व्याकरण है, उसका सहारा लेना होता है। अभी बहुत सारे, जैसे हिंदी की बात है तो बहुत सारे शब्द निर्माण की जब बात आती है तो हम अरबी या अंग्रेजी की तरफ तो जाएंगे नहीं, हम फिर अपने संस्कृत की तरफ जाएंगे और मूल संस्कृत भाषा से की तरफ। जी लेकर के, जी धातु लेकर के, और उसके शब्द, जैसे अभी जो लॉकडाउन शब्द था अंग्रेजी का, तो उसके लिए तालाबंदी शब्द जो है वो प्रयोग में आया। तो अब वो मूल रूप से, वैसे तो ताला शब्द जो है वो संस्कृत का है, और जो बद्ध शब्द है वो भी संस्कृत का है, मगर उसका अपभ्रंश होकर के बंद हो रखा है। तो जी वो इस तरह से शब्द निर्माण की जो वो है वो हमें संस्कृत से ही मिलती है। एक तो ये है कि जो आप जैसे कह रहे हैं कि जो संस्कृत के प्रति जो लोगों का जो रुझान कम हुआ है, वह तो कारण जो है वो बहुत सारे कारण है उसमें। एक तो भारत जो है इतने वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम रहा, जी। और फिर केवल शरीर गुलाम नहीं रहे, मानसिकता भी गुलाम रही, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ही आज तक उभर करके नहीं आई है। नहीं आई। तो जी ये सब कारण रहे कि संस्कृत जो है वो क्योंकि एक तो संस्कृत की ये खासियत है कि संस्कृत में कुछ मिक्स नहीं होता है। संस्कृत आज भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, जो मूल स्वरूप जी में है, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता है कि वो नए से नए शब्द बना सकती है, और नया से नया विषय जो है, जो भी विषय है वो उसमें जो वेदों में हमारे यहाँ है कि हर विषय पहले से ही है। जी तो इसलिए चाहे वो तकनीक है, चाहे हम वायुयान की बात करें, चाहे हम ग्रहों की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे दशमलव की बात करें, चाहे शून्य की बात करें, वो सब जो है वो उसमें है। तो अब ये है कि केवल जो है, क्योंकि एक जब जब प्रतिस्पर्धा होती है, जब तुलना होती है, और जब विदेशी आक्रांताओं ने देखा कि इनकी इतनी भाषा, इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान, इतना समृद्ध है, तो उसके पैरेलल उन्होंने अपनी एक लंबी रेखा खींचनी थी। और उन वो लंबी रेखा जो है वो उन्होंने उसके रूप में एक तरह से, मतलब संख्या बल के आधार पे खींची, जी गुणवत्ता के आधार पे नहीं, जी संख्या बल के आधार पे खींची। क्योंकि वो मार मार के जब अंग्रेजी पढ़ा दी एक बार लोगों को, और जब वो स्पेलिंग रटने वाली प्रवृत्ति लगा दी, जब पीयूटी पुट और बीयूटी बट सिखा दिया कि भाई यू, कोई कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं बताया, नहीं है। मगर क्योंकि याद करके आपने स्पेलिंग याद करनी है, तो अब वो तो संख्या बहुत हो गई है। तो जब संख्या ज्यादा हो गई है तो गुणवत्ता की तरफ कोई नहीं देखता, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग, इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। जिसका संगठन है उसकी सरकार बन जाती है, जी जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है उसकी सरकार बन जाती है। जिस देश में वो ये नहीं देखा जाता कि इनके इनके गुणधर्म क्या है, इनके क्या। सिद्धांत क्या है, आपका वोट ज्यादा होना चाहिए। तो जी वो बात जो है भाषा के साथ दी हुई, तो इसलिए क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी और अन्य भाषा जो भी है, चाहे वो विदेशी भाषा है, बात आ गई कि उस भाषा में रोजगार पनपने लग गया, और इस भाषा का रोजगार जो है कुंद किया जाने लगा। था इस जी भाषा में भी रोजगार, मगर उसको, जैसे कि आयुर्वेद है, जी अब आयुर्वेद के लिए रूल बना दिया कि जो अंग्रेजी माध्यम से साइंस पढ़ा हुआ होगा उसी को आयुर्वेद की शिक्षा मिलेगी। अभी जो आयुर्वेद भारत में बीआईएमएस जो एक होती है एमबीबीएस के बाद, जी तो बीआईएमएस में एंट्रेंस उन्हीं को, एंट्रेंस एग्जाम में वही भाग ले सकते हैं जिन्होंने 12वीं तक अंग्रेजी मीडियम से साइंस पढ़ी हो। तो अब जिसने अंग्रेजी मीडियम से साइंस पढ़ी हो उसके बाद वो आयुर्वेद पढ़ेगा, तो वो संस्कृत की बात क्यों करेगा? वो तो अनुदित जो है, अनुवाद किया हुआ आयुर्वेद पढ़ेगा, तो संस्कृत जी हट गई। इसी तरह से ज्योतिष की बात है, ज्योतिष जो है वो पूरी तरह से संस्कृत में है, किंतु ज्योतिष सारा अंग्रेजी में पढ़ा जाना है, और उसके जो चैप्टर बन गए ज्योतिष का, साउथ चैप्टर, नॉर्थ चैप्टर, कई चैप्टर बन गए, और अंग्रेजी माध्यम से सब होने लग गया। योग है,
योग योगा बन गया, जी है ना। तो वो क्योंकि योग के लिए भी यही हो गया कि सिंपल जो है कोई बैचलर डिग्री है तो उसको योग के लिए एमए और पीएचडी हो जाएगी। तो जो उसके जो आजीविका वाले सब्जेक्ट थे उनमें भी जो है वो अंकुश लगा दिया गया। तो इसलिए संस्कृत हमें लगती है कि संस्कृत जो है वो हाशिए पर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशों में भी और यहाँ तक कि नासा में भी किसी बात की तह तक अगर जाना है तो वो संस्कृत की शरण में आना पड़ता है। अभी हम अभी हम कहते हैं कि पूरा पश्चिम फिल्म का गाना है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, जी मेरे भारत ने, मनोज कुमार जी गाते हैं। जी अब जीरो दिया मेरे भारत ने, और वो उस काल में दिया जब संस्कृत में हमारा ऋषि सोचता था, जब संस्कृत हमारे देश में वो राष्ट्रभाषा थी। उस देश का चिंतन है कि यहाँ जीरो दिया, जी शून्य दिया, जी ब्राह्मीर और आर्यभट्ट ने दशमलव दिया, पाई जिसको बोलते हैं, वो दिया। जी गणित में अभी तक, गणना में अभी तक उससे आगे नहीं बढ़े हैं। यानी उस जी शून्य और उस पाई और दशमलव से आगे नहीं बढ़े हैं। क्यों नहीं बढ़े हैं? क्योंकि आपने संस्कृत छोड़ दी। जी आप अगर अगर इतना विकास कर दिया है तो शून्य और पाई से भी तो आगे बढ़ा जा सकता था ना। जी अब शून्य और पाई के द्वारा तो आज आप और मैं ये बातचीत कर रहे हैं इसमें विश्व रंग इस अपने पटल पर। जी बिल्कुल। अगर वो शून्य और पाई नहीं होता तो कंप्यूटर नहीं होता, जी कंप्यूटर नहीं होता तो ये जूम नहीं होता और हम और आप बात नहीं करते होते। तो ये वो ज्ञान है जो संस्कृत में है, और संस्कृत के रूट और संस्कृत के धातु और संस्कृत के शब्दों के द्वारा ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। अभी बहुत अभी खगोल की बात होती है, जो पूरे जो जो ब्रह्मांड है उसमें जो ग्रहों की गणना की बात होती है वो सब गणित बेस्ड है। हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले इन ग्रहों की दूरी का पता कर दिया जी कि कौन ग्रह कितने दूर है। ये जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब गणना के आधार पे इन बारों की कल्पना है। सारा विश्व मानता है, संडे मंडे भले बोल दें, जी मगर वो भारत इसी गणना की देन है। वो हमारा एक लॉजिक है कि जो हो रहा सूर्य से शुरू होता है उस दिन रविवार होता है, जिस दिन चंद्रमा से होता है उस दिन सोमवार होता है, जिस दिन मंगल से होता है उस दिन मंगलवार होता है। ये भारत की गणना है, ये भारत की देन है। तो सब कुछ संस्कृत में है। केवल कबूतर जो है आंखें बंद करके बैठ जाए तो वो वाली बात स्थिति इस समय समाज के साथ है। तो ऐसा नहीं है। एक दिन फिर से सबको, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रकृति की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बिल्कुल। कहा जा रहा है कि जी आप फास्ट फूड मत खाइए, ये कहा जा रहा है कि आप व्यायाम कीजिए, ये कहा जा रहा है कि आप प्रकृति की गोद में जाइए, प्रकृति के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहिए। जी तो उसी तरह से भाषा की दृष्टि से भी एक दिन ऐसा होगा कि सबको ये बोला जाएगा कि यदि आप संस्कृत का उच्चारण करेंगे तो आपके पूरे स्वरतंत्र का, शरीर का, मुखार बिंद का, शरीर का एक मांसपेशियों का एक ऐसा व्यायाम हो जाएगा कि वो अन्य भाषा से नहीं हो सकता। तो वो समय आएगा आरती जी। और ये जहां तक आपने कहा कि जो क्या करना चाहिए, तो सरकारें, भारत सरकार हो, भारत की राज्य सरकारें हैं, अपने स्तर पर जो संस्कृत के महत्व को जान करके बहुत कुछ काम कर रही है। जैसे कि मैंने अभी दिल्ली में बताया, जो मेरा प्रतिष्ठान है जिसका मैं निदेशक हूँ, जी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कई लोगों को पता भी ना हो कि दिल्ली में 25 वैसे गुरुकुल हैं कि जैसे हम रामायण और महाभारत सीरियल में देखते थे, अरे मानी सीरियलों में गुरुकुल दिखते हैं, वैसे वैसे गुरुकुल दिल्ली में 25 हैं। और वो गुरुकुल ऐसे हैं, उनके जो स्नातक हैं, उनके जो छात्र हैं, वो उसी वेशभूषा में रहते हैं जैसे आपने रामायण और महाभारत सीरियल में देखा है। और उनकी जो दिनचर्या होती है वो सवेरे 4 बजे से रात के 10 बजे तक होती है, और उनको वही सब संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाता है। और वो संस्कृत बोलते हैं, उनके गुरुजन संस्कृत बोलते हैं। तो अभी जो सरकारें हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, गुरुकुलों को संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बहुत हैं। अब धीरे धीरे उसका परिणाम, रिजल्ट आएगा और हम सब प्रोत्साहित होंगे।
ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर भट्ट। और अब उस दिन का वाकई में इंतजार है जब संस्कृत अपनी प्रतिष्ठा जो है पुनः स्थापित करेगी, और हम लोगों को संस्कृत से डरते हुए नहीं देखेंगे, उससे बचकर भागते हुए नहीं देखेंगे, और चारों तरफ मतलब बहुत मात्रा में, सब लोग नहीं तो बहुत मात्रा में अब वापस जो है संस्कृत पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी तो हैं ही अभी, और पढ़ने वाले भी हैं। जो जो आपने बताया, मैं तो मेरे तो मस्तिष्क में एक दृश्य उपस्थित हो चला था, और ऐसी इच्छा हुई कि दिल्ली तो हमारा अपना घर है, जब आएंगे तो आपसे अवश्य मिलने का प्रयास करेंगे, और ऐसी जगह जरूर आपके साथ जाने की हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी आंखों से देख के अपने हृदय को तसल्ली दे सके इस मामले में। तो जो है, जो थोड़ा बहुत हमारे पास अभी समय बचा है, तो मेरा आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने संस्कृत अकादमी में भी काम किया भारत सरकार की, और हिंदी अकादमी में भी काम किया, तो इन दोनों अकादमियों के कार्यों में किस प्रकार की समानता या किस प्रकार की भिन्नता रही, और आपके इतने विशद अध्ययन ने किस तरह से इन दोनों अकादमियों को सहयोग दिया? जी, एकेडमी जो जितनी भी एकेडमियां हैं वो जिस भाषा की एकेडमी है उसके साहित्य और उस भाषा के संवर्धन के लिए होती है। तो संस्कृत एकेडमी में इस तरह का जो उनका जो उद्देश्य और जो उनकी कार्यप्रणाली है वो सब संस्कृत के लिए समर्पित है। तो मैं जब मैंने उसमें ज्वाइन किया, जब मैं उसमें पहले मैं उसमें उप सचिव रहा और फिर मैं उसमें सचिव। तो जब मेरे पास सचिव का दायित्व आया तो पहले भी उप सचिव के रूप में भी एक संस्कृत मंजरी और संस्कृत चंद्रिका जो है वह पत्रिकाएं, संस्कृत चंद्रिका बच्चों के लिए और संस्कृत मंजरी जो है प्रौढ़ों के लिए, बड़े वर्गों के लिए, वो इस तरह से हमने प्रचारित की और बहुत सारी प्रतियोगिताएं उसमें की। किंतु जब मैं सचिव के रूप में आया तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्रयोग किए, और वो प्रयोग इस तरह से किए कि मैंने जो आधुनिक जो मतलब समाज है और जो आज कॉलेज का जो बच्चा है तो उसको जोड़ने के लिए मैंने कुछ प्रयोग किए। तो दिल्ली का जैसे कनॉट प्लेस है, दिल्ली विज्ञान भवन है, कमानी ऑडिटोरियम है, फिक्की ऑडिटोरियम है, सीरी फोर्ट है, इस तरह के जो ऑडिटोरियम है तो वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए और इस तरह के कार्यक्रम किए कि संस्कृत में फ्यूजन म्यूजिक, यानी बैंड जिसको बोलते हैं आजकल जो जी। बैंड है, तो उस संस्कृत भाषा में बैंड कैसे प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरह से जब तो उसमें बड़ा नए 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 नवयुवकों का बड़ा प्रेम मिला, और वो भी उसमें संस्कृत सीखने लगे और संस्कृत में गाने लगे। एक तो ये मेरा प्रयोग था। दूसरा मैंने उसमें प्रयोग किया था कि जितनी जितने लोकगीत हैं, लोकगीतों को संस्कृत में अनुदित करके उसी लय में, उसी लोकगीत शैली में उनका नृत्य और उनका गायन। तो इससे हमें मुझसे लोग जुड़ा, यानी जो वाह। जो कहते थे कि संस्कृत हमारे लिए नहीं है, तो उनको ये जी। लगा कि ये शब्द तो हमारा भी है और संस्कृत में भी है। तो ये इस तरह का फिर विद्वानों को मैंने जोड़ा, साहित्यकारों को जोड़ा, और उनको ये कहा कि जी आप जो है इसको एक अपने स्तर से उतर के, नीचे उतर करके आप जन सामान्य तक संस्कृत पहले सिखाइए, उसको लोक भाषा के रूप में आप आगे लाइए, तो जाकर के आपकी विद्या जो है वो समाज में स्वीकार्य होगी। तो ये संस्कृत के प्रयोग है। और हिंदी में हिंदी एकेडमी में जो काम बहुत सारे हमारे जो जितने भी पूर्वज हुए उन लोगों ने तो बड़ी तपस्या की, तब जाकर के संस्कृत एकेडमी या हिंदी एकेडमी इस स्तर तक आई। तो हमारे जिन लोगों ने काम किया उनके कामों को आगे बढ़ाते हुए मैंने हिंदी एकेडमी में एक प्रयोग किया कि एक साप्ताहिक जो है साहित्यिक संगोष्ठी, जो आप दिल्ली की रहने वाली हैं तो आप जैसे बता रहे हैं, तो दिल्ली में जो ऐसे एरिया हैं जैसे जैसे जहांगीरपुरी है, जी। हाँ, जैसे ये जो ये क्या नाम है, बुराड़ी है, जी। जैसे सीमापुरी है जी। ना, और जैसे ये मंगलापुरी है, जैसे मंगोलपुरी है, जहाँ की साहित्य या कविता के संपर्क में मतलब रहना तो बहुत दूर की बात है, कोई कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां जाकर के मैं अपनी कविता सुनूं। तो हमने ये प्रयोग किया कि उन इलाकों में जाकर के हम साहित्यिक संगोष्ठी करेंगे और उनके बच्चों को हम साहित्य की तरफ प्रेरित करेंगे। और ये साहित्यिक संगोष्ठी पूरी दिल्ली में हमने की और बड़ा प्यार मिला। और कईयों को ये हमने उनको समझाया कि आप अपने जो जन्मदिन पे जो डेक बजाते हो उससे आपको पैसा भी पड़ता है और आप जो है लोगों के कान भी खाते हो। इसके बजाय अगर आप जो है अपने अपने अपनी कविता
या अपने बच्चों के द्वारा, या आप किसी बाहर से बुला करके भी, हमारे पास बहुत साहित्यकार हैं जो निःशुल्क आपको कविता सुनाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये प्रयोग जब हमने किए तो बहुत लोग आगे आए और ये शुरू हुआ। तो ये प्रयोग मेरे वहाँ है। दूसरा प्रयोग मैंने वहाँ हिंदी अकेडमी में ये किया कि वहाँ जो पत्रिका त्रैमासिक थी, जी। उसको, हमारी वहाँ इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका है, तो उसको मासिक किया, ताकि जल्दी जल्दी, शीघ्र शीघ्र लोगों के लेख छपे और वो उसका प्रसार जो है जल्दी जल्दी हो। तीसरा हमने ये काम किया कि पुरस्कार जो सम्मान थे वो बहुत कम थे, 3-4 पुरस्कार थे, तो उसको मैंने बढ़ा करके 15 कर दिए। वाह। तो इस तरह से जो है वो काम किए। और एक साहित्य उत्सव हमने प्रारंभ किया है दिल्ली में, कि हम हर वर्ष 3 दिन का एक साहित्य उत्सव करेंगे बड़े स्तर पर, तो वो भी हमने किया। और इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो कार्यक्रम होता ही है कि जो लाल किला कवि सम्मेलन, और एक और मैंने जो कार्य उसमें किया, मैंने वहां भी एक प्रयोग किया कि युवाओं को हम कैसे जोड़ें हिंदी से। तो वहां मैंने एक स्पेशल, विशेष जो एक योजना बनाई, उसका नाम रखा वसंत उत्सव। वाह। पूरे 3 महीने हमारे भारत का, आजकल लोग ये उनको कहते हैं कि जी उनका वैलेंटाइन डे है या इनका ये है, हमारे यहाँ तो वसंत उत्सव जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वसंत तो इसीलिए है। तो वसंत उत्सव को मैंने व्यापक स्तर पर आयोजित करके उसमें नृत्य, गीत, संगीत और वाह। कविता और श्रृंगार की कविता, जिससे हमें युवा जो जो दूसरी तरफ भाग रहा है, जो सोचता है कि जो इस तरह की जो शिक्षा है वो बाहरी है, वो हमारे यहाँ नहीं है, तो उनको हमने जोड़ा। तो इसके माध्यम से वो सब साहित्य से जुड़े, कविता से जुड़े। और आज दिल्ली में जो है 3 महीने तक, जनवरी से मार्च तक जो है वो वसंत उत्सव हिंदी अकेडमी मनाती है, और बड़ा ये लोकप्रिय है हमारा वसंत उत्सव। तो इस तरह के मैंने प्रयोग किए। तो बहुत जानकारी ये सब पता लगने से बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। बहुत ही खुशी हो रही है। और हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि हम कितने अनजान थे इन सब बातों से, कितने अनभिज्ञ थे। हाँ, हमें थोड़ा सरकार को इन चीजों के प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, जिससे हम जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मेरे ख्याल से सर ये मीटिंग का समय तो समाप्त ही होने वाला है। जी तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा रहा। वैसे मन में अभी बहुत इच्छा रह गई है आपसे बात करने की,